हुज़ैफा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहीं से हम शुरू कर लेते हैं कि इस किस्म की बातें हम अक्सर सुनते होते हैं, भारतीय मीडिया इस किस्म की बातें करता है कि जी ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है ये तो कश्मीरी नहीं है, हम इनको मानते ही नहीं है। अब इस इलाके के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक वोट भी पड़ना है, तो जब आपका अपना वज़ीर दिफा ये कह रहा हो कि ये तो कश्मीरी नहीं है, तो कल वो क्या उसमें वोट डाल सकेंगे? इसके ऊपर आप नहीं समझते कि थोड़े से एहतियात की जरूरत है? बाकी हाँ, अगर कोई आइन को, कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें। देखिए, बहुत शुक्रिया अदर काज़मी साहब कि आपने हुकूमत का इस अहम मामले पर मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने कल ख्वाजा साहब का काफ़ी दिफा किया, बीइंग कोलीग और एक कैबिनेट मेंबर होने के नाते उनके बयान की मैंने वजाहत पेश की। लेकिन कल उन्होंने रात यानी लेट जब अपनी तकरीर उनकी नशर हो गई या उनका ट्वीट आ गया, तो मेरे ख्याल से वो अपनी वजाहत खुद कर चुके हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि उनके बयान का पिछले जो सियाक़ो सबाक था वो क्या था। कि मकसद है कि डेरा गाजी खान में अगर जो बंदा रहता है लाजमी नहीं कि वो सराकी भी हो, तो बहुत सारे माइग्रेटी भी आए हैं। तो लेकिन इस मौके के ऊपर इस तरह का बयान इस पोजीशन के बंदे के लिए मेरे ख्याल से वो ना देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि हर बंदा भी उसका अपना मतलब निकालता है। ख्वाजा साहब के दिल में ये था या दिमाग में ये था कि जो रावला कोर्ट में मेजोरिटी है, अगर वो माइग्रेटी हैं या उन्होंने जो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से वो कुर्बानियाँ नहीं दी जो मुजफ्फराबाद या बाकी लोगों ने दी हैं, तो इस मौके के ऊपर जब वहाँ एहतजाज चल रहा है और लामहला हमने जो 9 मई की जो वॉर थी जो हमने कामयाबी समेटी, अल्लाह ताला ने हमें एक इज़्ज़त दी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका बार बार जिक्र किया, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, उनके कई त्यारे गिराए। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर इस तरह का बयान ना आए तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना तनकीद शुरू हो जाती है। फिर आप जो भी बात करें हर बंदा अपनी मर्जी की बात अखज़ करता है, और मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब वाले बयान में भी यही हुआ कि उस पर कड़ी तनकीद हुई। बिलावल साहब ने भी उस पर बात की, बाकी लोगों ने भी बात की। तो मैं यही समझता हूँ कि ख्वाजा साहब बहुत सीनियर है हमारे और पार्टी में ज़ाहिर है एक मकाम रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के मामलों पर हम सबको एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी देखें ना उस महकमे के वो आईनी सरबराह जिसने आपने भी जिक्र किया, अपने से बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, और कश्मीर के ऊपर ही हमारा उनसे तनाज़ा है। बाकी तो और भारत से जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन हमेशा जब भी मसला आता है पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीर के साथ खड़ी होती है, और कश्मीरी कौम और पाकिस्तानी कौम हमेशा मिल के जो है भारत का मुकाबला करते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं जो आपने कहा कि यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो आप पे काफी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं करवा सकते, पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवा लें, किसी जिला कौंसिल में करवा लें, कहीं पे करवा लें, क्यों इतनी बुरी पोजीशन में चले गए? आप तो डीजी खान में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। गुजारिश ये है कि मैं चेयरमैन बिलावल के बयान पे सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि उनकी वालदा मोहतरमा अक्सर ये शेर पढ़ा करती थी, तो मैं बिलावल साहब के लिए कर देता हूँ कि ज़माने की हसीन तुरकुश में इतने बेरहम तीर होते हैं, वो परिंदे जो आंख रखते हैं सबसे पहले असीर होते हैं, और जो भी तेरे फकीर होते हैं आदमी बेनज़ीर होते हैं, अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकिर नकीर होते हैं। बिलावल साहब हम पे जो मर्जी तनकीद करें, लेकिन ज़ाहिर हमारे इत्तेहादी हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं तो अच्छा होता है कि आप बंद कमरों में अगर इक़्तिदार बांटने की बात कर सकते हैं, जीबी हुकूमत की बात कर सकते हैं, सिंध के अंदर गवर्नर के हवाले से बात कर सकते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बात कर सकते हैं, तो इन मौज़ूआत पर भी आप अगर बंद कमरों में बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में इस तरह की बात करते हैं तो अगर आज मैं उसका जवाब दूंगा तो तासुर जाएगा कि हम कन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं, अगर जवाब नहीं दूंगा तो अदर काज़िम साहब मुझे कहेंगे इसका मतलब ये है कि आप गलत हैं। तो यानी ऐसी पोजीशन ना हमें उनके लिए क्रिएट करनी चाहिए ना उन्हें हमारे लिए करनी चाहिए कि आगे कुआं और पीछे खाई हो। तो चेयरमैन बिलावल ने मेरे ख्याल से जितनी बातें की, मैं बहुत सारी बातों से एग्री भी करता हूं। इन प्रिंसिपल ने ठीक कहा कि लाहौर और इस्लामाबाद में एक मौसर बदलियाती निज़ाम होना चाहिए, लेकिन कराची जैसा नहीं होना चाहिए। यानी आपने कराची के किसी OSR को लाइन पर ले लें, वहां की ब्यूरो चीफ से पूछ लें, आउटस्टेशन रिपोर्टर से चेक करवा लें कि कराची का जो लोकल बॉडीज का निज़ाम है, MQM को तो उसी पर एतराज है, जमात इस्लामी को उसी पर एतराज है। तो मकसद कहने का यह है कि लोकल बॉडीज बड़ा मजबूत निज़ाम है, और मैं समझता हूं कि शहरी आबादी का जो निज़ाम है ये होना चाहिए, लेकिन कराची जैसा लाहौर में नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा मौसर हो और एक इंडिपेंडेंट सिस्टम हो। लेकिन बिलावल साहब ने जो बात की कि कराची में हमने दुनिया का बेहतरीन लोकल बॉडीज का निज़ाम दे दिया है, तो कराची के हवाले से आप खुद इस पर एक अलग प्रोग्राम कर सकते हैं कि कराची के अंदर किस हद तक जो है आपने देखा कि वहां पर तरक्की के मसाइल हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, और इनकी जितनी भी
इत्तेहादी जो इनकी जमातें हैं वो सब इन पर तनकीद करती हैं। अच्छा, ये जो असल में जो इसकी मेन मेरे ख्याल में इसका जो मतलब है वो ये है कि पंजाब में आप लोग इतने अनपॉपुलर हैं कि आप लोग बल्दियाती आज सवाल आधा रह गया, डरते हैं आप लोग। नहीं, मैं सिर्फ बिलावल साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बिलावल साहब को एक दरखास्त भी कर रहा हूं, चैलेंज भी दे रहा हूं कि बिलावल साहब अपनी मर्जी का हल्का पंजाब में चूज कर लें और बिलावल साहब वहां से इलेक्शन लड़े और मैं मियां नवाज शरीफ का एक कारकुन हूं, अकेला नहीं लेकिन शेर के निशान पर। अगर शेर के निशान पर बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं तो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप लोग इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी वहां बिठा दें, एक्सप्रेस की पूरी टीम भी उस हल्के में एक्टिवेट हो जाए, एक एक आप पोलिंग स्टेशन का दौरा करें, आपको पता चल जाएगा। तो बिलावल साहब ने ये मेरे ख्याल से गिलगित में तो शेर खुद भी गया था, फिर भी बिलावल ने हरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भी, इस पे भी कभी फिर बात होगी जब आप और हम तन्हाई में बैठेंगे तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में आपको लाखों लोग सुन रहे हैं उनको नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं इतना आपको बताऊं कि शेर वहां पर गया था, तभी आपको पता है कि हमने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 416 पे चली गई थी, हम उन्हें 299 पे लेकर आए, लेकिन जीबी में इलेक्शन के दौरान हमें उसकी कॉस्ट चुकाना पड़ी है। हमने सियासी कीमत उसकी पे की है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हमारी इत्तेहादी है, प्रेसिडेंट उनका है, सिंध में हुकूमत उनकी है, बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी है, चेयरमैन सेनेट उनका है, लेकिन उन्होंने उस फैसले की सियासी कीमत नहीं चुकाई। सियासी कीमत अवाम में हमने चुकाई है। हालांकि ये एक रिवायत रही है कि जीबी और कश्मीर में जो फेडरल में गवर्नमेंट होती है उन्हीं को लोग इसलिए वोट देते हैं कि वहां पर लोगों के इश्यूज है डेवलपमेंट के मुतालिक, और डेवलपमेंट का मेजर बजट जो फेडरल गवर्नमेंट दे रही होती है। तो इसलिए ये कहना कि मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, मियां साहब के जाने की वजह से तो 6 सीटें मिली है, अगर मियां साहब ना जाते मेरे ख्याल से 6 सीटें भी ना हो पाती। और दूसरी बात यह कि आप लोग गिलास आधा खाली देख रहे हैं, गिलास आधा भरा हुआ भी है। ये आप लोग बात नहीं करते कि पीएमएलएन की फेडरल में हुकूमत है, पीएमएलएन का अपना गवर्नर है, जो चेयरमैन कमेटी है जो जीबी की कमेटी को चेयर करते हैं, फेडरल मिनिस्टर ऑन जीबी अफेयर्स, वो हमारे अपने हैं। उसके बावजूद शफाफ इलेक्शन हुए हैं और पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा हैं। अदम जो इस्तेकाम पार्टी है तरीके, वो तो उनको 4 सीटें मिली हैं। पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं ना शफाफ नहीं हुए, आपने हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की। तो आदत है, वो तो जरदारी साहब हमारे बुजुर्ग हैं। एक दफा उनसे सुहेल बड़ाई साहब इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा जी पंजाब में से धांधली हुई है। उन्होंने कहा धांधली, उन्होंने कहा सर आपको तो 5000 वोट पड़ा है और पीएमएलएन के लाख वोट है। उन्होंने कहा जी वो सिफर उन्होंने आगे पीछे कर दिए ना। यानी मकसद है कि कोई वो, अब इस बयान तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये सबको पता है कि हमारा और तहरीक इंसाफ का पंजाब में मुकाबला हुआ है। तहरीक इंसाफ फिर जो तहरीक इंसाफ ये नहीं कहती कि हमें 10,000 वोट पड़े, 20,000 वोट पड़े। यानी राणा सनाउल्लाह साहब हारे हैं अगर, तो 1,15,000 वोट लेके हारे हैं, पीटीआई 1,25,000 है, 1,10,000 आबिद शेर लिए, पीटीआई 1,22,000 है। हमने लाख वोट लिए है। यानी ये वो बात कर रहा हूं जो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के हैं। पीपल्स पार्टी तो कहीं थी नहीं, तो पीपल्स पार्टी के दो उसमें यह भी है ना कि गिलगित बल्तिस्तान में जो आजाद लोग थे वो भी 3-4 लोग में गालबन जो है इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो गए, यानी ओन चौधरी और अलीम खान का नजरिए के ऊपर वो उधर चले गए, लेकिन मियां साहब के नजरिए पे नून लीग पे नहीं आए वो। नहीं, इसको मैं और अंदाज में देखता हूं। ओन चौधरी साहब ने वैसे लाहौर में वोट भी मियां साहब से ज्यादा लिए। नहीं, इसको मैं और तनाजुर में देखता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो 4 आजाद अरकान तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने पहले ही दिन पीपल्स पार्टी की विक्ट्री को दुरुस्त माना और कहा कि इनकी सीटें हमसे 2-4 ज्यादा है और ये हुकूमत बनाए। अगर हम उन अरकान को लालच देते, वजारतों की लालच देते, वजारतों की ऑफर करते, जो फंड था हमने डेवलपमेंट का उसकी ऑफर करते, तो ये 4 के 4 हमारे पास आते। आप इसको सिर्फ कह रहे हैं कि चूंकि वो उनके नजरिए से मुतासिर होकर चले गए, आप ये कहे कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश नहीं की, हमने उन्हें अपने पास शामिल करने की कोशिश नहीं की। और जो आपने बात की, ओन चौधरी साहब का अपना कोई वोट नहीं है। ओन चौधरी साहब को अगर लाहौर में वोट पड़ा तो मियां नवाज शरीफ साहब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए वोट पड़ा। तो मकसद क्या? और ओन चौधरी का रिजल्ट भी आप देख लें, 1,80,000 पे आप लोग तनकीद करते हैं ना, लेकिन जो सलमान सफदर की पटिशन है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि इसके 1,20,000 वोट है। भाई 1.25 लाख वोट तो उसने फिर भी नवाज शरीफ के टिकट पर लिए। नहीं, मैं तो कोई तनकीद नहीं कर रहा, नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनका नजरिया बिक रहा है। बात कर दी जाती है ना, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के टिकट पर आप किसी यानी ऐसे बंदे को जो गैर मकबूल है, या वो मिसाल थी खंबे को भी टिकट दिया, उसे लाख वोट पड़ गया, इसका मतलब यह कि पार्टी अपनी जगह मौजूद है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में एक और पार्टी को भी वोट पड़ा, लेकिन ये बयानिया बना देना कि नून लीग की मकबूलियत खत्म हो गई, ये वोट बैंक है नहीं और ये फॉर्म 47 वाले आ गए। खुदा का खौफ करें, उमर अयूब जिनका अपोजिशन लीडर है, उसके मुकाबले में हमने 8 फरवरी 2024 को 1,10,000 वोट लिए हैं। एक आम सा आदमी था, सरदार मेहताब ने नहीं इलेक्शन लड़ा वहां से, वहां किसी हमारे पुराने बंदे, एक नया नौजवान बंदा था। तो मतलब आप लोग अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं, आप लोगों की माशाल्लाह पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपको उस पर कोई फिक्र नहीं है? नहीं, मुझे फिक्र है। अच्छा। मैं समझता हूं कि जो हमने जो
आपके मुश्किल मुआशी फैसले लिए मईशत को मजबूत करने की खातिर, उसकी हमने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट मौजूद है, एंगर मौजूद है। मैक्रो इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक किए हैं। अब अल्लाह करे कि कोई नया एडवेंचर ना हो दुनिया में, हम ये माइक्रो इंडिकेटर्स भी ठीक करें। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों को हमारा टारगेट है कि हम 200 से नीचे लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो मैक्सिमम रिलीफ दे सके 30, 40, 50 रुपए का इंशाल्लाह वो अब हमको पेट्रोल मजीद सस्ता हो रहा है, पेट्रोल और डीजल मजीद सस्ता करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। उसका पूरा पूरा हम इंशाल्लाह ताला जो बेनिफिट है वो एक आम गरीब आदमी को मुंतकिल करेंगे। और ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है। ये वैसे बेनिफिट पे आप लोगों ने टाइम डिले लगाया हुआ, जैसे चैनल्स में होती है ना बात, वो 3-4 सेकंड के बाद पहुंचती है, जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो टाइम डिले हट जाता है। तब भी ऐसा नहीं था, ऊपर चली गई, देखिए कीमतें जब नीचे जा रही हैं तो वो टाइम डिले लग गया। जब नीचे गई हैं, अभी कीमतें नीचे गए हुए चंद घंटे नहीं हुए थे, हमने 70 रुपए कीमत कम की है। अब जो कीमतें कम हुई हैं, यानी आज कम हुई है और कल कम हुई है, जुम्मे को इंशाल्लाह ताला हम इसका ऐलान करेंगे, कीमतें कम होंगी। और हमारा जो शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच है और दिली ख्वाहिश है वो ये है कि अल्लाह करे हम यही तसलसल चले जो मौशी तसलसल चल रहा है और ईरान अमेरिका वॉर खत्म हुई, हम इस कीमत को इंशाल्लाह ताला 200 से नीचे लेकर आएंगे और आप ये देखेंगे। और उसके ज़ाहिर असरात ऑटोमेटिकली जब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कम होती हैं, उसके असरात गरीब आदमी को ज़ाहिर मुंतकिल होते हैं और उसको रिलीफ मिलता है। शेख खुर्दनोश की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, ट्रांसपोर्टर्स के किराए हैं, उसके अलावा सरिये की कीमत है, सीमेंट की कीमत है, तो इंशाअल्लाह ताला चीजें काफी बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, आज ये खबर भी आई, एक चैनल ने खबर ब्रेक की कि जेल हुकाम ने ये कोई पैगाम भेजा है कि इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ साहब से मिलना चाहते हैं। वैसे तो वैसे यकीनन वो और भी बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते होंगे, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है, हुकूमत तक कोई ऐसी बात पहुंची है, क्या कोई मुलाकात वगैरह करवाई जा रही है? देखिए बात यह है कि हुकूमत का मौकफ तो सीधा और सादा है कि बानी तहरीक इंसाफ का कंडक्ट जेल सुप्रीडेंट ने जो कहा कि ठीक नहीं जा रहा और इसलिए मुलाकातें बंद हुई। सियासी मुलाकातें बिल्कुल बैन हो गई, फैमिली की मुलाकातें पार्शली पहले बंद हुई, फिर बहन से मुलाकात के बाद जो ट्वीट हुआ उसके बाद वो भी खत्म हो गई। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि बैरिस्टर गौहर के लिए कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। सॉरी, बैरिस्टर सैफ गौहर तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। बैरिस्टर सैफ का वही जितना बैरिस्टर गौहर को पता है उतना ही मुझे पता है। ठीक है, आप इसको कोई फिक्रमंद तो नहीं है जिस किस्म के कॉलम लिखे जा रहे हैं, जिस किस्म की बातें आ रही हैं कि जुलाई के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो है वो जो है उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर हुकूमत जाती है तो फिर आपके लिए भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नरमी और गर्मी आती रहती है और वो कहते हैं फैसला हक में आए तो साथ खड़े होंगे और अगर खिलाफ आए तो चट्टान बन के खड़े होंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब का एक बड़ा शानदार अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ये उसी के सम्राट आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो ईरान वॉर के अंदर, अगर आप मुझे पूछेंगे, वैसे तो टीम का कप्तान शहबाज शरीफ है, डार साहब ने बड़ा काम किया है, मोहसिन नकवी ने बड़ा काम किया है, लेकिन कप्तान जो हो टीम का, हीरो एक होता है, मैराडोना कोई होता है। वो मैराडोना जो हैंड ऑफ गॉड गोल जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन जेडी वैंस आए थे, जेडी वैंस की आमद, जेडी वैंस का यहां कयाम, जेडी वैंस की वापसी और फिर ईरानी वक्त की वापसी, ये 22 घंटे का पीरियड था। इस 22 घंटे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एक लम्हे के लिए भी नहीं सोए और सारे वक्त के दरमियान में मौजूद रहे, इस सारे प्रोसेस के दरमियान में रहे। तो उस बंदे की, अच्छा ये बात मैं तो चूंकि आप कहेंगे जी आप कैबिनेट का हिस्सा है, आपको ज्यादा मोहब्बत हो गई उनसे, ये अल्लाह के फजल करम से जेडी वैंस ने भी उस दिन एतराफ किया कि 3 महीने में मेरी किसी से अगर सबसे ज्यादा बात हुई है तो हमें अगर कोई बंदा अच्छा काम करे, यानी वो ख्वाब जो फील्ड मार्शल अयूब खान ने देखा था, जॉन एफ केनेडी से मिलकर आए तो उन्होंने कहा कि फ्रेंड नॉट मास्टर्स की किताब लिखी, यानी एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी कि हम अमेरिका के दोस्त बने, अमेरिका के हम गुलाम ना बने।